So today we are going to start with operators in Java. ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं जावा में कि आप जावा का एक बेसिक प्रोग्राम कैसे बनाते हो एंड व्हाट आर द डेटा टाइप्स अवेलेबल फॉर योर वेरिएबल्स. ठीक है, सो हमने डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं हम डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें इंटीजर स्टोर करना है, फ्लोट स्टोर करना है, स्ट्रिंग या फिर बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है. सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम चूज कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो अब ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं दोज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, राइट. सो ऑपरेटर वर्ड का मतलब ही क्या है? इट इज सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा. अब वो डेटा आपका कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, जो भी हो उसको टेक्निकली हम ऑपरेटर कहते हैं, राइट. सॉरी, ऑपरेंड कहते हैं. सो ऑपरेटर तो आपका सिंबल हो गया जिसके थ्रू आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और जिस वैल्यू के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे दैट वैल्यू इज सेड टू बी ऑपरेंड. सो ऑपरेटर्स काम करते हैं ऑपरेंड के ऊपर. ठीक है, अब एक ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर पा रहा है उस बेसिस पे हमारे पास तीन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं. वी हैव यूनरी, we have binary and ternary. Few people pronounce it as tertiary, but yeah, it's ternary. So unary का मतलब है one. So एक operator अगर single value पे काम कर रहा है, it is said to be a unary operator. एक operator अगर दो values पे काम कर रहा है, it is said to be a binary operator. और अगर वही operator तीन values पे काम कर रहा है, तो it is said to be a ternary operator. ठीक है, इसके अलावा स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं जावा में जिनका अपना अपना डिफाइंड टास्क है. जैसे कि वी हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू व्हिच इज अ कीवर्ड जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है. और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, बट हम अभी इस बेसिस पे ऑपरेटर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो कितने ऑपरेंड्स के साथ काम कर सकते हैं. और उस बेसिस पे हमारे पास यूनरी है, बाइनरी है, टर्नरी है. आपने अगर पहले सी या सी प्लस प्लस पढ़ी है, so these operators are very much similar to C and C++ only. ठीक है, बट हम यहाँ पर शुरू से बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं. इवन इफ आपने सी सी प्लस प्लस नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इजिली समझ पाओगे कि ये ऑपरेटर्स क्या है. सो यूनरी कैटेगरी में आपके पास आता है निगेशन, देन वी हैव इंक्रीमेंट एंड वी हैव डिक्रीमेंट. सो मेरे पास निगेशन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है. बाइनरी जो दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाएंगे, और जो आखिरी कैटेगरी है वो आप इतना यूज नहीं करते हो बट स्टिल पता होना चाहिए, वी हैव बिटवाइज ऑपरेटर्स. एंड टर्नरी में सिर्फ एक ही तरह के ऑपरेटर्स आते हैं जिन्हें कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर. ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं अपनी यूनरी कैटेगरी. यूनरी कैटेगरी में जो निगेशन का साइन है वो सिंपली आपके नंबर के साइन को चेंज करने के काम आता है ना. तो अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा. सो अगर आपके पास कोई भी तीन वेरिएबल्स हैं, मान लो इंट ए बी सी, तो आपने ए में पुट किया 50 और फिर आपने बी में पुट किया -a, तो बी में क्या जाएगा? -50, है ना. तो इसमें 50 था, इसको प्रिंट कराऊंगी तो -50 आ जाएगा. और अगर आपने सी में -b पुट कर दिया तो माइनस माइनस वापस पॉजिटिव हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा. सो अगर मैं अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट करके ए बी सी को प्रिंट कराती हूँ तो a 50 होगा, b -50 होगा और c आपका 50 होगा. सो इट विल चेंज द साइन. सो बेसिकली निगेशन का मतलब क्या है? जो आपके नंबर के साइन को चेंज करते हैं. सो इट चेंजेस द साइन ऑफ द नंबर. तो आपका जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी चेंज द साइन ऑफ अ नंबर. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल.
इसके बाद अगला ऑपरेटर यूनरी कैटेगरी में होता है इंक्रीमेंट। इसमें हम 2 बार प्लस का साइन लिखते हैं। ऐसे ही डिक्रीमेंट है जिसमें आप 2 बार माइनस का साइन लिखते हैं। ठीक है, अब करता क्या है ये, जैसे आपके पास एक वेरिएबल है a जिसमें आपने 10 स्टोर किया। अब मैं कहती हूँ कि इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो आप इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के लिए एक तरीका है ये कि आपने ऐसे लिखा, तो राइट हैंड साइड पहले इवेलुएट होती है, 10 प्लस 1 11 होगा। ए में ही स्टोर हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू चेंज होकर 10 से 11 हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये। अगर मैं सिर्फ a प्लस प्लस लिख देती तो उससे भी यही काम होता। a 10 से चेंज होकर 11 हो जाता। सो a विल इंक्रीज बाय 1। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट लिखो या ये स्टेटमेंट लिखो, इसका रिजल्ट सेम ही होगा। दोनों केसेस में आपकी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है ये, बट इसमें ट्विस्ट ये आता है कि आप a प्लस प्लस भी लिख सकते हो और प्लस प्लस ए भी लिख सकते हो। ठीक है, सेमी कॉलन पीछे आएगा आपका। सो आप a प्लस प्लस भी लिख सकते हो और आप प्लस प्लस ए भी लिख सकते हो। तो भाई क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है अगर आपने अकेला ऐसे लिखा है जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हो कि भाई इंट a जो है वो 10 है और उसके बाद आपने a प्लस प्लस कर दिया और उसके बाद आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन a कर दिया, तो 11 प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने a प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस a किया होता तो भी 11 प्रिंट हो जाता। ठीक है, सो कोई फर्क नहीं है व्हेन इट इज अ स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। फर्क पड़ता है, फर्क तब पड़ता है जब ये एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट नहीं होती। अगर आपने यहाँ पर सीधा लिखा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ब्रैकेट में a प्लस प्लस, या आपने प्लस प्लस ए लिखा होता, तो आपके पास a प्लस प्लस के केस में स्क्रीन पे वो सिर्फ 10 को प्रिंट करता, लेकिन मेमोरी में उसकी वैल्यू इंक्रीज करके 11 कर देता। जबकि अगर आपने प्लस प्लस ए लिखा होता तो पहले वो इंक्रीज होता, पहले इंक्रीज होके 11 हो जाता और फिर वो 11 प्रिंट करता। सो प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीज करो फिर उसके बाद उसे यूज करो। सो फर्स्ट इट इज इंक्रीमेंटेड एंड देन इट इज यूज्ड। ठीक है, और पोस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले यूज करो और उसके बाद उसे इंक्रीज करो। ठीक है, सो पहले इस्तेमाल करें और उसके बाद उसका इंक्रीज या डिक्रीज अगर है तो वो करें। सिमिलर वे में डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि इसमें अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करना है तो चाहे आप a इज इक्वल टू a माइनस 1 लिखो, चाहे आप a माइनस माइनस लिखो, चाहे आप माइनस माइनस a लिखो, एक ही बात है। इट मीन्स दी सेम थिंग, तीनों एक ही तरीके से काम करेंगे। फर्क कहाँ पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है जब आपने लिया a इज इक्वल टू 10, फिर आपने लिख दिया b और मैंने यहाँ b में लिखा a प्लस प्लस इंटू 5। अब अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है a और b को, तो वो a की वैल्यू तो 11 प्रिंट करेगा, लेकिन वो b की वैल्यू अभी भी 50 ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट होने से पहले वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो a की वैल्यू थी 10, 10 इंटू 5 इज 50, वो b में असाइन हो गया तो b में गया 50 मेरे पास। ठीक है, और a बाद में इंक्रीज हो गया तो a इंक्रीज होके बन गया 11, लेकिन आपके पास b में क्या गया? 10 इंटू 5 50, सो b की वैल्यू 50 हुई। अगर यहाँ पर a प्लस प्लस ना होता, प्लस प्लस a होता, तो पहले a इंक्रीज होता, 11 हो जाता, 11 इंटू 5 55 होता। इन दैट केस आपके पास आंसर आता 1155। सिमिलर वे अगर माइनस माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, या फिर प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। सो अगर आपने प्लस प्लस पहले लगाया है तो पहले इंक्रीज होगा, या माइनस माइनस पहले लगाया है तो पहले डिक्रीज होगा और फिर वो बाकी के एक्सप्रेशन में यूज होगा। और अगर पीछे लगाया है तो पहले यूज हो जाएगी उसकी करंट वैल्यू, एक्सप्रेशन आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद जाकर इंक्रीज या डिक्रीज वाला काम जो है वो हो पाएगा। राइट, सो दिस इज सेट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स वी हैव इन जावा। सो अब हम करेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और कैसे हम उनको जावा में यूज करते हैं। सो सबसे पहली कैटेगरी में आपके पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कैलकुलेशंस। ठीक है,
सेम है हमारे पास, वी हैव स्टार स्लैश मॉड प्लस माइनस, ये 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। स्टार साइन क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। स्लैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविजन। परसेंटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, ठीक है। और प्लस माइनस के लिए होता है। ये दो अलग लेवल पे क्यों बनाया है? क्योंकि मैथ्स में बॉड मास होता है, जावा में बॉड मास नहीं होता है। यहाँ पर हम प्रेसिडेंस और हायरार्की लेवल से चलते हैं। तो अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो ये लेवल वाले ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होंगे और फिर ये लेवल वाले ऑपरेटर्स उसके बाद सॉल्व होंगे। सेम लेवल के ऑपरेटर्स में लेफ्ट टू राइट जो पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है। सो ये जो है इसको आप हायरार्की या फिर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स बोल सकते हो। एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब सेम लेवल के ऑपरेटर्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो सेम लेवल के ऑपरेटर्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो ऑपरेटर पहले आएगा वो ऑपरेटर पहले सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 2 10, और फिर वो 3 में ऐड होकर आपको 13 देगा। लेकिन अगर आपके पास होता 10/5 इंटू 2, तो इसमें पहले क्या होगा? जो पहले आ रहा है, सो पहले डिवाइड आ रहा है, सो 10/5 is 2 into 2 is 4. So whichever comes first. So Java में आप जब स्लैश यूज करते हो डिविजन के लिए, so 10/5 तो आपको 2 देगा, ठीक है। बट अगर आप 10/4 करोगे तो भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा, 2.5 नहीं आएगा, ठीक है। इट विल नॉट गिव यू 2.5 क्योंकि वी हैव अ रूल कि इंटेजर अपॉन इंटेजर ऑलवेज गिव्स एन इंटेजर रिजल्ट। अगर आपके पास एक भी वैल्यू इसमें पॉइंट में होती तो आंसर 2.5 आता। सो अगर दोनों इंटेजर्स हैं तो रिजल्ट भी इंटेजर ही आएगा। अगर एक भी वैल्यू पॉइंट में है तो ही आपका रिजल्ट पॉइंट्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये जो केस है कि भाई सिर्फ इंटेजर डिवीजन होता है तो क्वोशंट ही आता है एक तरह से, तो फिर मतलब कुछ होना चाहिए जिससे रिमाइंडर भी आए। तो इसीलिए आपके पास वो परसेंटेज साइन है। अगर मैं 10 मॉड 5 करूंगी तो 10 तो 5 से पूरा डिविजिबल होता है, तो वो आपको देगा 0, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करके कोई रिमाइंडर नहीं बचता। लेकिन अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे, सो 4 2 8 और रिमाइंडर बचेगा 2। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9, रिमाइंडर बचेगा 1। सो वी विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर इफ वी डिवाइड द नंबर जो कि प्रॉपर डिवाइड नहीं करता है। तो जो रिमाइंडर बचता है अगर आपको वो चाहिए तो आप परसेंटेज साइन से ला सकते हो। सो परसेंटेज साइन विल गिव यू दैट रिमाइंडर। क्लियर? सो दैट इज योर एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट एंड प्रेसिडेंस। कभी भी ओवरराइड करना हो तो आपके पास अपना महाबान तो है ही। महाबान क्या होता है मैथ्स में? ब्रैकेट्स। जहां आपने ब्रैकेट लगा दी तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी और उसके बाद कुछ और, है ना। सो अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दी तो पहले वो ऐड करेगा, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेगा। तो ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे ज्यादा होती है। और अगर एक के अंदर एक ब्रैकेट है तो इनर मोस्ट विल बी सॉल्व फर्स्ट, फिर उसके बाहर वाली, फिर उसके बाहर वाली, एंड सो ऑन। एक्सप्रेशन के अंदर आप सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, आप स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो ये आपके हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जिनका रिजल्ट हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स है, इसका रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, सो दे विल ऑलवेज गिव यू अ बूलियन वैल्यू एज रिजल्ट। इसलिए हम कहते हैं कि ये यूज होते हैं टू फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशंस। सो बूलियन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। अब इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं आपके पास? आपके पास है ये देख के ही पता चल रहा है कि किस पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। सो ये क्या है? ग्रेटर देन, अगर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड से, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट साइड से बड़ी है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सिमिलर वे लेस देन, इसका मतलब है बड़ी हो या सेम हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बड़ा हुआ तो भी ट्रू, इक्वल हुआ तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दिस इज लेस देन or equal to. And like other languages, C, C++, Python, Java also has this thing कि अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है तो आपको 2 बार इक्वल टू का साइन लिखना पड़ेगा। सो अगर हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं इसको हम असाइनमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि आप कह रहे हो कि स्टोर 5 इन n। सो दिस स्टेटमेंट सेज स्टोर 5 इन n। लेकिन अगर आप ये लिखते हो सो इट रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स, बिकॉज इट इज गोइंग टू चेक कि n में 5 है या नहीं।
So it checks if n has 5 stored in it or not, right? सो ये आपको चेक करके बता रहा है कि इसके अंदर 5 है या नहीं है। अगर इसमें 5 है, इट इज ट्रू, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो वी हैव इक्वल टू एंड देन वी हैव not equal to. So exclamation equal to sign is not equal to. So we have greater than, we have less than, greater than equal to, less than or equal to, and then not equal to sign. ठीक है? So अगर आप यहाँ पर चेक करते हो not equal to 5, अगर वो 5 के इक्वल नहीं हुआ तो आपके पास जो आंसर है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है? सो ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमें देखना हो कि भाई स्टूडेंट पास है या फेल है। तो अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो वी कैन से स्टूडेंट इज पास, अदरवाइज फेल। आपका नंबर इवन है या ऑड है तो आप चेक कर सकते हो कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है ना। कुछ भी और ऐसी कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट ला सकते हैं। कभी कभी कंडीशंस को भी कंबाइन करने की जरूरत पड़ जाती है, आपको एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना पड़ता है, तो वहां पर आपको हेल्प करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर ओनली 3, दैट इज नॉट, एंड, और। सिंबल्स यूज होते हैं इसके लिए, ये नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड के लिए डबल एम्परसेंड साइन, और के लिए डबल पाइप साइन। तो बैक स्लैश के ऊपर होता है, शिफ्ट एंड बैक स्लैश प्रेस करते हैं तो ये पाइप साइन आ जाता है। हम ये वर्ड्स नहीं लिख सकते, आप नॉट एंड और एज वर्ड्स नहीं लिख सकते, यू हैव टू यूज द सिंबल्स फॉर दैट। जैसे कि मैं कहती हूँ कि भाई एक ट्रायंगल चेक करो इक्विलेटरल है या नहीं, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए एंड बी सी के इक्वल होना चाहिए। सो आई एम पुटिंग एंड हियर बिकॉज़ आई वांट बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू। मेरे को दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा रही हूँ, एंड। सो एंड कहता है कि भाई ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट आपको ट्रू नहीं मिलेगा। और क्या कहता है, ये कोई भी चलेगा, है ना, ये पहली वाली ट्रू हो जाए तो भी ठीक है, दूसरी ट्रू हो गई तो भी ठीक है। और जो नॉट है ये तो उल्टा कर देगा, अगर आपका रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो ये उसको ट्रू बना देगा। सो इट सिंपली निगेट्स योर रिजल्ट, इट मेक्स ट्रू एज फॉल्स, फॉल्स एज ट्रू। ठीक है? सो ये एंड हो गया, ये और हो गया। सो अगर ए बी के इक्वल है एंड बी सी के इक्वल है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं। इसको हम सिंपल ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी दो कंडीशंस अगर हम ले लेते हैं C1 C2, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहली फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो, ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, या फिर दोनों ही ट्रू। तो अगर आप यहाँ पर एंड लगाते हो तो फॉल्स इन फॉल्स आपको फॉल्स देगा, एक भी फॉल्स है तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। और इनफैक्ट ऐसा होता है इसमें कि अगर ये पहली कंडीशन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है और इसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो वो इसको चेक करने ही नहीं जाता। अगर ये आपको फॉल्स दे रहा है तो वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक फॉल्स है तो अब दूसरी ट्रू हो या फॉल्स हो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर पहली फॉल्स है तो सेकंड डज नॉट मैटर, ओवरऑल रिजल्ट इज गोइंग टू बी फॉल्स। तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स होने वाला है, वो सिर्फ इसी को इवेल्युएट करता है, फॉल्स है छोड़ देता है, आगे चेक ही नहीं। अगर ये ट्रू है तो फिर ये चेक होता है कि ये भी ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिमिलर वे और में अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करता। सो पहली कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा रिजल्ट अब ट्रू ही होना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए थी। सो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए थी, पहली ट्रू मिल गई तो दूसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज हाउ जावा प्रोसेसेस द कंडीशंस। ठीक है? सो ये आपको यूज करना होता है जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जहां पर आप चेक करना चाहते हो। जैसे मैं चेक करना चाहती हूँ कि एवरेज मार्क्स जो है वो 80 से 90 के बीच में लाई करते हैं। सो 80 से 90 के बीच में लाई करने के लिए कंडीशन कुछ ऐसे रहेगी कि भाई 80 से ज्यादा होने चाहिए या 90 से कम होने चाहिए। और कहाँ पे आ जाता है, जैसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक कर रहे हो, मुझे पता है इक्विलेटरल नहीं है, तो क्या ए बी के इक्वल है, या फिर बी सी के इक्वल है, या फिर सी ए के इक्वल है। तो ऐसी जगहों पर हम और लगा सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद भी जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स ही आता है। सो दो कंडीशंस को कंबाइन करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फिर से ट्रू या फॉल्स होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। सो ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस भी ऐसे ही होती है कि अगर एक एक्सप्रेशन में नॉट भी है एंड भी है
और भी है, तो सबसे पहले वो नॉट को सॉल्व करेगा। जब नॉट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद वो जहां पे भी एंड है उसको सॉल्व करेगा। जब एंड सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद जाकर आपका और सॉल्व होता है। और सबसे कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर जो है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब बाकी सब काम हो जाए, सब कुछ हो गया, सब कैलकुलेशंस हो गई, सब कंडीशन चेक हो गई, आखिरी काम जो होगा वो असाइनमेंट होता है। सो असाइनमेंट इज सिंगल इक्वल टू साइन, वैल्यू इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड, वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जहां पर आपको स्टोर करना है वो चीज हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगी, जो स्टोर करना है वो हमेशा राइट साइड पे आएगा, और इधर से वैल्यू इधर जाती है, ऑपोजिट नहीं लिख सकते। ठीक है। असाइनमेंट में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि माइनस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। इनका क्या मतलब है? जैसे मुझे लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, है ना। अब एज अ प्रोग्रामर आप थोड़ा सा सुस्त हो, आप नहीं लिखना चाहते हो ऐसे, थोड़ा काम कम करना चाहते हो, तो आप सेम स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, नम प्लस इक्वल टू नंबर, मतलब सम प्लस इक्वल टू नंबर। सो इफ माई रिजल्टेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज सेम, ठीक है, तो रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेरिएबल इज सेम, तो इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती, हम इसको एक ही बार लिख के प्लस इक्वल टू नंबर कर देंगे। मतलब पहले सम में नंबर को ऐड करो, जो आए उसको वापस सम में स्टोर कर दो। A is equal to A into 10 can be written as A multiply equal to 10. तो A को 10 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो वापस आपका A में स्टोर हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ असाइनमेंट वर्क्स। सो ये हो गया असाइनमेंट। इसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हैं बाइनरी वैल्यू ऑफ डेटा। So they work on the binary value of the data. They don't work on the actual value. अगर मैंने एक वेरिएबल में 50 स्टोर किया है तो वो 50 पे काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं उसका जो बाइनरी बन रहा है उसके ऊपर। ठीक है, सो दे आर वर्किंग ऑन द बाइनरी वैल्यू, नॉट ऑन द एक्चुअल वैल्यू। तो इसको हम अभी थोड़ा बचा के रखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को, मे बी वी कैन डिस्कस इट लेटर। ठीक है, जब हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे या जब हम कुछ ऐसा काम करेंगे। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स में जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे होगे वो ऑपरेशन आपकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं होगा, वो बाइनरी वैल्यू पे होगा। सो 50 का जो बाइनरी बनता होगा उसके ऊपर वो काम करेगा, लाइक 32 प्लस 16 प्लस 2 बनेगा ना, 32 16 8 4 2 1। सो मे बी दिस इज 50। सो आप जो भी काम करोगे वो अब इसके ऊपर काम होगा। इसमें क्या होते हैं, वी हैव दिस टाइल साइन, इसका पर्पस है कॉम्प्लीमेंट। ये 1 को 0 और 0 को 1 बना देता है। देन यू हैव एंड साइन अकेला, इसमें दो वैल्यूज होनी चाहिए, तो सेम 0 इज लाइक फॉल्स, 1 इज लाइक ट्रू। तो 0 0 है तो आपके पास 0 आएगा, 0 1 है तो भी 0 आएगा, 1 0 है तो भी 0 आएगा, 1 1 है तो 1 आएगा। दैट इज द एंड रिजल्ट। ऐसे ही और सिंगल पाइप होगा, इसमें क्या होगा, दोनों जगह 1 है तो कोई भी एक जगह 1 हो तो 1 आ जाएगा। फिर एक जोर होता है, जोर इज लाइक एक्सक्लूसिव और, कि दोनों में से कोई एक ही 1 होना चाहिए, तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो जब आप यहाँ पर ए एंड बी लिखते हो तो वो ए को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बी को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उनकी बाइनरीज के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर जो नया बाइनरी बनेगा अकॉर्डिंगली उसमें वैल्यू। सो अभी इन चीजों पे आपको कुछ करना नहीं है, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एज सच। आप कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे होगे इस पे, पर हाँ अभी के लिए पता होना चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन में भी है, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है। ठीक है, एंड वी हैव दीज ऑपरेटर्स, दिस इज शिफ्टिंग ऑपरेटर्स। सो अगर आपको वैल्यूज को सिर्फ शिफ्ट कराना है टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, so you use shifting operators, as the sign says, this is your right shift, this is your left shift. So if this a is 50 और मैं a को ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ तो ये वाली जो बिट है राइट मोस्ट ये डिस्कार्ड हो जाएगी, मेरे पास बच जाएगा 0 0 0 1 1 0 0 1 which is actually 25। और अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 100 बन जाता है। सो ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप एक वैल्यू को, इंटेजर वैल्यू को टॉकिंग अबाउट, अगर हम इंटेजर वैल्यू को 1 बिट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करते हैं, इट इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक प्लेस वैल्यू कम हो जाती है। और जब आप उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हो 1 बिट, तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ क्विक डिविजन और मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन से काफी फास्ट एक्ट करता है क्योंकि ये शिफ्ट ऑपरेशन है। सो ये ऑपरेशंस होते हैं, बिलीव मी, पूरी जावा पढ़ने में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने में इसका इस्तेमाल आप कहीं नहीं करोगे। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ जावा में बिट वाइज ऑपरेटर्स जैसी चीज भी एग्जिस्ट
करती है। सो ये सारे हमारे हो गए बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि ये सब दो वैल्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट आपका ये कॉम्प्लीमेंट जो सिंगल वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करेगा, but otherwise all operators are working on two values. So these are called binary operators in different categories which can be used in Java. So now we are left with our last operator as of now, that is ternary operator, जो तीन values पे काम करता है. So ternary operator is also called as conditional operator. इसका सिंटेक्स है कि आप यहाँ एक वेरिएबल लिखिए, फिर इक्वल टू लगाइए, फिर एक कंडीशन दीजिए, फिर लगाइए क्वेश्चन मार्क. इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं. यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2. अब ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है, ये या तो हो सकती है ट्रू या ये हो सकती है फॉल्स. सो अगर ये हुई ट्रू तो आपके वेरिएबल में वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी. सो वेरिएबल विल गेट योर वैल्यू 1. और अगर ये होती है फॉल्स तो वेरिएबल में चली जाएगी वैल्यू 2. So one of the two values will go in your variable, या तो फर्स्ट वाली या फिर सेकेंड वाली, और वो टोटली डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर. तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फर्स्ट वाली वैल्यू, फॉल्स है तो दूसरी वाली वैल्यू. सो एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं. हमें बताना है स्टूडेंट का रिजल्ट. ठीक है, स्टूडेंट का रिजल्ट हमें बताना है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ले लेंगे कि अपना वही पूरा क्लास रिजल्ट लाइक दिस, फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और यहाँ पर मान लो आपने लिया है इंट मार्क्स इज इक्वल टू 50, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रिंग रिजल्ट, और यहाँ लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40. अगर है सो पास, और अगर नहीं है तो फेल. ठीक है, सो अगर है तो पास, अगर नहीं है तो फेल. सो अगर ये कंडीशन चेक होगी और ये आपको ट्रू देता है तो पास स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, और अगर ये फॉल्स देता है तो फेल स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, जिसको आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो. ठीक है, बाकी अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ स्टूडेंट का नाम भी ले सकते हैं एंड सब कुछ भी कर सकते हैं, बट कंडीशनल ऑपरेटर तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि ऐसे लिखा जा सकता है. बट वोंट इट बी मोर मीनिंगफुल एंड मोर यूजफुल अगर मैं पूछ सकूं एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. दैट मीन्स हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए यूजर इनपुट. तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो ये होगा कि आप यूजर से इनपुट कैसे लेते हो. अब यूजर से इनपुट लेना उतना सिंपल नहीं है जैसे कि C++ या पाइथन में होता है. थोड़ा सा लंबा काम है, बट नेवर माइंड. सो हम एक्चुअली में जावा में जो इनपुट है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस से लेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. आगे जाके आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करोगे तो वहाँ मेथड ही चेंज हो जाएगा. सो दैट्स वाई इसके इनपुट लेने के तरीके अलग अलग हैं, बट नेवर माइंड, यू विल बी लर्निंग इट. और इतना भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी है. सो किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. तो हमने ये तो देख लिया कि प्रोसेस कैसे करेंगे, हम आउटपुट भी देख लिया कैसे शो करेंगे, बट यूजर से इनपुट लेने का क्या मेथड है, दैट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट आफ्टर द ऑपरेटर्स.